गुड मॉर्निंग दोस्तों। वी लव टीजीएस। मैं आपका दोस्त परमप्रीत मोगा पंजाब से। मनप्रीत सर, क्या मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर सर, कंटिन्यू करें। ओके सर, ओके, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि जैसे ही मैं एंटर किया तो मैंने देखा कि हाउस फुल था। तो आप सभी देख सकते हैं कि आज जो सेशन होने जा रहा है बहुत ही जबरदस्त होने जा रहा है। और कुछ भी कहने से पहले, सेशन के बारे में बात करने से पहले, मैं थैंक्स करना चाहता हूँ उस ऊपर वाले का, भगवान का, वाहेगुरु का, गॉड का, जिसको भी आप मानते हैं। क्योंकि अगर हमारा कोई सेमिनार होता है, हमारा कोई बीबीएस होता है या हमारा कोई प्रोग्राम होता है, तो वहां पे भगवान का नाम सबसे पहले लिया जाता है। और हमारे जूम सेशन में भी ये चीज होती है क्योंकि उसी की मर्जी है, उसी की सब जो देन है कि हम आज जीवित हैं और सांस ले पा रहे हैं। तो उस ऊपर वाले का थैंक्स है। और उसके बाद में मैं थैंक्स करता हूँ मेरे माता पिता का, जिनकी वजह से ये दुनिया देखने को मिली है और अच्छे संस्कार मिले हैं मुझे। और एक बहुत स्पेशल थैंक्स मैं उस पर्सनैलिटी का, उस पर्सन का करता हूँ जिनकी बदौलत ये इंडस्ट्री मेरी लाइफ में आई थी। और बड़े प्राउड से मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, मिस्टर हरदीप सिंह मोगा पंजाब से। और नेक्स्ट जो थैंक्स है वो बड़े दिल से, दिल की गहराइयों से मैं थैंक्स करता हूँ मेरे मेंटर, मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर मिस्टर मनप्रीत जी, जिनका हमारे न्यू वन में एक बहुत बड़ा नाम है क्योंकि कंपनी के फोर्थ टॉप अचीवर के नाम से वो जाने जाते हैं। और अगर उनके एक्सपीरियंस की बात करूँ तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस है उनका डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। लगभग पिछले 15 साल से वो डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं। और डेली बेसिस पे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों। और हमारा जो इवनिंग का जो जूम सेशन है, हमारा जो कंपनी का जूम सेशन होता है, उसको बड़े ही जिम्मेदारी से और बाखूबी ढंग से वो जो है निभा रहे हैं। थैंक यू सर। आपकी वजह से हम बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। और अभी मैं जो नेक्स्ट जो थैंक्स करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, आज मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप कॉल कीजिए किसी को। हाँ, इस चीज के लिए आप कॉल कीजिए कि अगर आपको किसी की कॉल आ रही है, कोई ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, तो आप उनको प्लीज जूम का लिंक ना भेज के आप उनको यूट्यूब का लिंक भेजिए। क्योंकि यहाँ पे तो आप सभी जो ज्वाइन है उनको पता है कि यहाँ पे हाउसफुल हो चुका है। जैसे ही मैंने एंटर किया था तो मैंने देखा कि 500 लोग हो चुके हैं। और उसके बाद मुझे पता एंट्री किसी की होगी नहीं। और जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि जो अगला थैंक्स है, वो मैं ये कहूंगा कि वो थैंक्स जितनी बार भी करें हम, वो कम है। क्योंकि ये सब जो सिस्टम है, जो टीजीएस है, टीजीएस आज एक बहुत बड़ा नाम बनता जा रहा है। टीजीएस की फुल फॉर्म भी अगर हम देखें तो वो टीम गुरतेज सिंह के नाम से है। और सब कुछ उन्हीं की देन है दोस्तों। क्योंकि अगर उन्होंने आज से एक साल पहले अगर फैसला ना लिया होता जनवरी 2024 में, तो ये कारवां खड़ा ना होता। अभी तो मैं सोचता हूँ कि ये शुरुआत है। अभी जो एक साल में किया है, ये एक साल पुरानी कंपनी हमारी अभी एक साल का छोटा सा दूध पीता बच्चा है। अभी इस साल में जो धमाके होने वाले हैं दोस्तों, वो अभी आप लोगों को शायद एहसास नहीं होगा कि कहाँ तक जो है कंपनी मैनेजमेंट की सोच जा रही है। तो मैं अब लास्ट एक स्पेशल थैंक्स करने जा रहा हूँ हमारे कंपनी के को फाउंडर, जो कि आज के चीफ गेस्ट भी है। और मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ, बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि जब भी जो सर का जूम सेशन होता है तो मुझे उनको होस्ट करने का मौका मिलता है। थैंक यू सो मच मनप्रीत सर कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं सर को होस्ट कर पाऊँ। मैं अपने अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ क्योंकि उनसे जब भी मिलने का मौका मिलता है तो वो ऐसा लगता है कि जब भी वो कुछ बोलते हैं ना, तो एक एक लफ्ज जो है सर का, वो करोड़ों का है। क्योंकि उनके अंदर जो नॉलेज है दोस्तों, जो उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की जो नॉलेज है उसको उन्होंने घोल घोल कर पिया हुआ, अपने अंदर समाये हुए हैं वो। और हमारे टीजीएस को, हमारे न्यू वन ग्लोबल को, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आने वाले 10 साल में हमारी न्यू वन ग्लोबल को टॉप 10 में लेके जाने का उनका जो जो ड्रीम है दोस्तों, वो पूरा करके ही छोड़ेंगे। क्योंकि अगर एक साल में उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिखाया, पूरे इंडिया में प्रोग्राम्स जो हो रहे हैं, सूरज शर्मा जी कर रहे हैं प्रोग्राम्स, और दिन रात एक करके वो लगे हुए हैं दोस्तों। दिन रात एक, पूरा दिन प्रोग्राम करते हैं और रात को वो बाय रोड बाय एयर ट्रैवल करते हैं। और एक एक दिन में 500 500 हजार हजार किलोमीटर रात को वो ट्रैवल करते हैं और फिर नेक्स्ट डे दूसरी जगह जाके प्रोग्राम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा मैं मानता हूं कि बिना थके और बिना अके किसी बात से, मतलब बिल्कुल भी कोई
जैसा कहते हैं ना कि रेस्ट नाम की चीज शायद वो सोचते हैं कि लाइफ में होनी नहीं चाहिए, और वो कभी करते भी नहीं है। हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, और वो उनका कहना है, उनके कुछ लफ्ज है, अगर वो सोचते हैं कि अगर अगर हर न्यू वन, जितने भी न्यू वंस हैं, अगर हर पर्सन उनकी तरह सोचने और उनकी तरह एक्शन लेने लग जाए, तो मुझे लगता है कि 10 साल नहीं, मात्र 5 साल में ये कंपनी टॉप 10 में आ सकती है। क्योंकि दोस्तों उनकी जो सोच का लेवल है, वो हमसे कहीं गुना आगे की सोच रखते हैं। आज आपको जो नॉलेज, जो इंफॉर्मेशन, आज जो एनर्जी आपको मिलने वाली है सर से, आप इस मीटिंग के बाद में आपको लगेगा कि जैसे मतलब सब कुछ उखाड़ फेंके, क्योंकि बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसके साथ में जो जो मोमेंटम जो आपके अंदर आएगा, जो एनर्जी वो आपके अंदर ट्रांसफर करने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि वो जो बात करने जा रहे हैं ना, जिस टॉपिक के ऊपर आज बात होने जा रही है, वो टॉपिक सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है जिसके बारे में सूरज शर्मा जी हर बार बात करते हैं, वो क्या है? सिस्टम। तो दोस्तों, सिस्टम ही सब कुछ है। इसके ऊपर मैं 1 मिनट नहीं बोल सकता, लेकिन सर आपको आज 40 मिनट 45 मिनट इसके ऊपर बात करेंगे। और सिस्टम के बारे में अगर मैं कहूँ तो सर पूरा दिन भी बात कर सकते हैं, फिर भी शायद कम होगा। क्योंकि सिस्टम है तो आप हैं, सिस्टम है तो हम हैं, सिस्टम है तो कंपनी है। दोस्तों 8:09 हो चुके हैं। मैं मनप्रीत सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, सिर्फ 1 मिनट के लिए सर आप प्लीज चैट बॉक्स को ओपन कर दीजिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए, ताकि हम सर का बड़े धूमधाम से वेलकम करें, और डिजिटल क्लैपिंग के साथ हम सर का वेलकम करें। मनप्रीत सर प्लीज चैट बॉक्स को 1 मिनट के लिए ओपन कर दीजिए, फिर उसके बाद आप बंद कर सकते हैं इसको। मनप्रीत सर, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? प्लीज चैट बॉक्स को आप 1 मिनट के लिए ओपन कीजिए, हम सर का वेलकम करते हैं। तो मैसेज आना स्टार्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले सुरेंद्र जी का मैसेज आया, शायद वो पैनल में है। ओके, तो वेलकम स्टार्ट हो गए हैं शुरू। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके वेलकम जितने बढ़िया होंगे, आपकी डिजिटल क्लैपिंग जितनी ज्यादा आएंगी, उतना ही हमें सर से जो है एनर्जी उतनी ही ज्यादा मिलने वाली है। तो जल्दी से जल्दी सभी दोस्त जो है सर का वेलकम कीजिए। अभी एक मैसेज आया बहुत ही प्यारा सतीश जी का, न्यू वन नंबर वन। तो ये स्लोगन मुझे लग रहा है कि अब बहुत बहुत जल्दी ये स्लोगन हमारा जो है बहुत फेमस होने वाला है। थैंक यू सो मच सभी दोस्तों का। 1 मिनट के अंदर अंदर 100 मैसेज आ चुके हैं सभी के। तो आपकी डिजिटल क्लैपिंग के बीच में मैं सर को इनवाइट करने जा रहा हूँ। सर अगर आप अगर पैनल में है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आइए सर, वेलकम है आपका। सर पैनल में आप? ओके, सर आ चुके हैं। तो आइए सर, वेलकम है आपका फिर से। मुझे नमस्कार लग जी। रहा है। व्हील ऑफ टीजीएस परम भाई, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, एब्सोल्युटली क्लियर सर। जी जी, थैंक यू। तो मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और मेरे बड़े भाई साहब श्री गुरतेज सिंह सर का। सर का जितना भी धन्यवाद किया जाए वो कम रहेगा, मेरे पास शब्द नहीं होते कि मैं उनका धन्यवाद कर सकूं। क्योंकि जो उन्होंने किया है ये कोई आम शख्स नहीं कर सकता। डिसीजन लेना इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज होती है, और उन्होंने जो डिसीजन लिया इतने सारे लोगों के लिए, वो एक अभूतपूर्व डिसीजन था। वो एक बहुत मुश्किल डिसीजन था जो सर ने लिया, और जिसका परिणाम हम पिछले लगभग 13-14 महीने से देख रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, सभी लोग देख रहे हैं, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री देख रही है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अ, अपना हाथ हमारे सिर पे ऐसे ही रखें, और ताकि हम बहुत मेहनत कर सकें और न्यू वन ग्लोबल को नंबर वन लेकर जाएं, न्यू वन ग्लोबल को पूरे दुनिया में इस कंपनी को हम नंबर वन बना सकें। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी कंपनी के सभी लीडर्स का, टीजीएस के एंटायर लीडरशिप का, कोर लीडरशिप का, और उन सभी दिग्गज लीडर्स का। सभी का नाम लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारी कंपनी के टॉप मोस्ट लीडर्स का नाम जरूर लूंगा मैं। क्योंकि ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है साहब, ये लीडर्स नहीं है। ये तो अगर आप इन सबका एक्सपीरियंस इकट्ठा कर लेंगे तो कोई 100 साल से ऊपर का इनका एक्सपीरियंस बनेगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी कंपनी के टॉप लीडरशिप का, स्पेशली मिस्टर गुरप्रीत सिंह जी का, संतोष गर्ग साहब का, लखविंदर सिंह जी का, पूनम दीदी का, और अशोक नारा जी का।
इन सभी लीडर्स का मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं, और एंटायर लीडरशिप का, जितने भी लोग, आइकन से लेकर आइकन ग्रुप, आइकन टीम, आइकन एरिया, आइकन, सभी लोग, स्टेट आइकन, रीजनल आइकन, ब्रोंज, सभी लोग, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप ही की वजह से ये हो रहा है। आप बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से आज ये माहौल बन पाया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूं कि आपका सपोर्ट, आपकी हेल्प, आपका आपका जुनून, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, और हम मिल के बहुत बड़ा करेंगे। आज जो मेरा टॉपिक है, आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि जब आपके पास फोटो आई, जो पोस्टर आया, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था सिस्टम फर्स्ट। समय कम है, इसलिए मैं इधर उधर की बात ज्यादा नहीं करूंगा, सीधा पॉइंट पे आऊंगा। देखिए, ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये जो बात आज मैं करने वाला हूं, ये बात दोनों तरीके के लोगों के लिए होगी। उन सभी लोगों के लिए भी होगी जो पहली बार इस इंडस्ट्री में आए हैं, और उन सभी लोगों के लिए भी होगी जो ऑलरेडी लीडर हैं, जिनका ऑलरेडी अनुभव है, जो इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, उन सभी के लिए भी होगी। ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, और सर मैंने पिछले 17 साल से इस इंडस्ट्री को जितना स्टडी किया, जितना समझा, तो कुछ बेसिक चीजें मुझे समझ में आई। सबसे पहले, अगर हम इस इंडस्ट्री को वर्ल्ड वाइड देखें, तो इंडस्ट्री आज बहुत बड़ी हो चुकी है। लगभग 100 साल पहले ये इंडस्ट्री शुरू हुई। एक बहुत बड़ी कंपनी है, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूं। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो पिछले 50 साल, 60 साल, 70 साल से चल रही हैं, उन सभी की रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट उस मदर कंपनी के लिए, जिस कंपनी ने, हालांकि मेरा कभी उसके साथ एसोसिएशन नहीं रहा, लेकिन क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग उन्होंने शुरू की थी, और तो मेरा ये फर्ज भी बनता है, दायित्व भी बनता है कि हम लोग उनके लिए बहुत ज्यादा उनके ऋणी रहें, क्योंकि वो शुरू ना करते तो शायद हम डायरेक्ट सेलिंग में ना आते। तो वो कंपनी जो जिसने वर्ल्ड वाइड इस इंडस्ट्री की शुरुआत की, चाहे वो कंपनी हो या वर्ल्ड की और बड़ी बड़ी कंपनियां हों, बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान इस इंडस्ट्री को बनाने के लिए दिया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मैं मां की तरह मानता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी लीडर, जितने भी नेटवर्कर्स बहुत शिद्दत से इस इंडस्ट्री को बिल्ड कर रहे हैं, वो सब इसे मां की तरह, इसको धर्म की तरह लेते होंगे। लेकिन मैंने एक चीज देखी पिछले 17 साल में, यदि आप बड़ी बड़ी कंपनीज को स्टडी करेंगे, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हुई जिनका बहुत बड़ा टर्नओवर है, चाहे वो विदेशी कंपनियां हो या फिर वो हिंदुस्तान की कंपनियां हो, कुछ हिंदुस्तान की भी कंपनियां ऐसी बनी पिछले 20 साल के अंदर जिन्होंने बहुत अच्छा टर्नओवर किया, आज भी कर रही हैं, जिन्होंने पूरे संसार में हमारी हिंदुस्तान का नाम किया, वो भी सराहना के योग्य हैं। जितनी भी बड़ी कंपनीज हो, अगर आप उन कंपनीज को देखेंगे तो आपको उन कंपनीज के अंदर एक बात कॉमन लगेगी साहब, और वो कॉमन बात लगेगी कि उन कंपनियों ने अपना प्रोडक्ट तो अच्छा दिया ही दिया, उन कंपनियों ने मैनेजमेंट तो अच्छी दी दी, वो कंपनी एथिक्स पे तो चली चली, लेकिन एक जो सबसे बड़ा रीजन रहा उन कंपनियों के बहुत बड़ा बनने का, या उन उन कंपनियों के लीडर्स का बहुत बड़ा बनने का, वो रहा वहां का एजुकेशन सिस्टम। ये जो वर्ड है सिस्टम, बेसिकली अंग्रेजी का शब्द है साहब, और सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा तरीका, एक ऐसा पर्टिकुलर तरीका जिस तरीके से कोई काम होना चाहिए। जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो हम एजुकेशन सिस्टम को का संबोधन करते हैं। अदरवाइज सिस्टम तो एक कंपनी में बहुत सारे होते हैं। सेल्स का भी सिस्टम होता है, ऑपरेशंस का भी सिस्टम होता है, और सिस्टम्स के भी सिस्टम्स होते हैं। लेकिन हम जब बात करते हैं तो हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, क्योंकि हमारा, वी एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, जितने भी मेरे भाई सुन रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनका लेना देना सेल से है, टर्नओवर से है। सेल जनरेट होगी, टर्नओवर जनरेट होगा, तो इंसेंटिव जाएंगे, उनकी टीम ग्रो करेगी। तो हमारा जो लेना देना होता है वो एजुकेशन सिस्टम से होता है, जिससे हमारा व्यापार बढ़ता है। तो जितनी कंपनियां बड़ी बनी, वो बड़ी इसलिए बनी क्योंकि उनके पास एक प्रूवन सिस्टम था। वो एक सिस्टम बनाने में कामयाब हुई, उन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम दिया। चाहे वो हिंदुस्तान की बड़ी कंपनियां हो, चाहे वो विदेश की बड़ी कंपनियां हो, उन सबके पास एक सिस्टम था। अब पॉइंट ये है कि ये सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। एक कंपनी ने जब एक प्रोडक्ट दे दिया, मान लीजिए आज न्यूवन ग्लोबल है, न्यूवन ग्लोबल हमें एक प्रोडक्ट दे रही है, न्यूवन ग्लोबल ने हमें एक कॉम्पनसेशन प्लान दिया, न्यूवन ग्लोबल हमें सर्विसेज दे रही है, न्यूवन ग्लोबल हमारे प्रोडक्ट को पहुंचाती है, ये सब काम न्यूवन ग्लोबल करती है। लेकिन एक व्यक्ति जब एक प्रोडक्ट खरीदता है, एक यूजर बनता है या फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, तो उसको उसका प्रोडक्ट अच्छा लगता है और वो प्रोडक्ट खरीद लेता है, और उससे रिपीट ऑर्डर भी आता है, और वो आगे लोगों को भी रेफर करता है। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ इतने से काम से, प्रोडक्ट खरीदने से या प्रोडक्ट रेफर करने से क्या बात बन जाएगी? क्या जो बड़े बड़े रिवॉर्ड्स हमारे कॉम्पनसेशन प्लान में हैं,
क्या जो बड़े बड़े रैंक्स हमारे कॉम्पनसेशन प्लान में हैं, क्या सिर्फ खरीदने बेचने से हम बहुत बड़ा व्यापार बना लेंगे? अब देखिए, इस बात को ट्विस्ट करने वाले ट्विस्ट कर सकते हैं। वो इस बात को, जैसे क्या होता है ना कि टीवी पे आप कोई इंटरव्यू दे देते हैं तो टीवी में आपकी 10 बातों को छोड़ के एक बात चलाई जाती है, उसकी रील दिखाते हैं। तो मेरे 40 मिनट की बात को अगर 2 मिनट उसमें कोई काट के आप 2 मिनट की बात समझाएंगे, तो आप किसी को भी ट्विस्ट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि देखो शर्मा जी क्या कह रहे हैं, लेकिन जो 40 मिनट की बात सुनेगा उसको बात समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, अगर खरीदने बेचने से ही कहानी बनती होती तो फिर तो ट्रेडिशनल सिस्टम था ना। फिर तो बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे ऐसी हेल्थ की कंपनीज हैं, बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो बहुत सालों से चीजें बेचती आ रही हैं, वेलनेस के प्रोडक्ट्स बिकते हैं, हेल्थ के प्रोडक्ट्स बिकते हैं। लेकिन फिर हम वहां को छोड़ के यहाँ क्यों आए, और यहाँ पर क्यों टर्नओवर बड़ा होता है, यहाँ पर क्यों चेक्स बड़े बनते हैं, यहाँ पर क्यों इंसेंटिव बड़ा बनता है? उसके पीछे का एक रीजन है कि ये जो बिजनेस है, ये खरीदने बेचने से ऊपर शिक्षा का बिजनेस है, एजुकेशन का बिजनेस है। आपको सिर्फ खरीदने बेचने से आपकी बात नहीं बनेगी, आपके अंदर लीडरशिप के गुण आने चाहिए। आपको टीम को संभालना, टीम को, मैं अक्सर बोलता हूं कि 3 चीजें होती हैं हमारी इस बिजनेस के अंदर। सबसे पहले रिक्रूटिंग होता है, लोगों को लेकर आना होता है, उसके बाद रिटेंशन होता है, और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन होता है। ये 3 एस्पेक्ट हैं हमारे बिजनेस के, और ये तीनों एस्पेक्ट बहुत बड़े हैं। इन तीनों को एक एक साल पर्टिकुलरली सिखाया जा सकता है। अगर मैं बात करूं रिक्रूटिंग के बारे में, तो 1 साल सिखाया जा सकता है किसी नए व्यक्ति को कि रिक्रूटिंग कैसे की जाती है। अब रिक्रूटिंग में सब आ जाता है कि प्लान कैसे पिच करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी है, लिस्टिंग कैसे करनी है, सस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, बात क्या की जानी चाहिए, नीड कैसे आइडेंटिफाई करनी है, क्या क्या चीजें हैं जो सामने वाले के पास जाने से पहले देखनी चाहिए, प्लेस कैसा होना चाहिए, सिचुएशन कैसी होनी चाहिए, बातें कैसी होनी चाहिए, बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये सब उसमें आता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि कोई कैसा भी व्यक्ति हो, उसे बोलना आता हो या ना आता हो, तुक्के से भी लोगों को स्पॉन्सर कर दिया जाता है, लोग हो जाते हैं। रीजन बीइंग, प्रोडक्ट कभी कभी इतना काम कर जाता है कि आपने प्रोडक्ट लिया और आपने सामने वाले को, उसको नीड थी और आपने उसे कहा कि मैंने ये प्रोडक्ट लिया और मेरे को रिजल्ट आ गया, ये देखिए मेरी रिपोर्ट। उसको देखकर उसने प्रोडक्ट ले लिया, प्रोडक्ट ने अपना काम किया, आपने फेथ जीत लिया, आपकी कंपनी ने फेथ जीत लिया, और उसने कहा कि मैं तो डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता हूं, तो वो व्यक्ति आपकी टीम में आ गया। तो रिक्रूटिंग तो साहब हो गई। अब ये जो दूसरा पार्ट है जिसे हम बोलते हैं रिटेंशन, की वो व्यक्ति रहे हमारे साथ, वो व्यक्ति टिके, वो व्यक्ति बड़ा बिजनेस करे, वो व्यक्ति रैंक अचीवर बने, रिवॉर्ड्स ले, और उसके बाद बड़ी टीम बनाए और मल्टीप्लीकेशन करे, ये उससे वास्ट टॉपिक है। लोगों को लेकर आना आसान है, लोगों को टिका कर रखना, लोगों को अचीवर बनाना, लोगों को नेटवर्कर क्रिएट करना, एक फ्रेशर को एक नेटवर्कर में तब्दील करना, उसे नेटवर्कर बनाना, ये बड़ा टॉपिक है, ये वास्ट टॉपिक है। और जैसे रिक्रूटिंग से ऊपर रिटेंशन आता है, तो फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आती है। तो रिटेंशन के लिए बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ती हैं। जैसे रिक्रूटिंग के लिए बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे रिक्रूटिंग में बहुत सारी चीजें, इट्स ए सेट ऑफ सीरीज, मींस इसमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। ऐसे रिटेंशन के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो जब बात आती है रिटेंशन की और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की आती है, और जब बात ये आती है कि व्यक्ति जो हमारे साथ आ रहा है वो टिके और वो हमारे साथ बिजनेस बिल्ड करे, तो सबसे पहली कहानी तो ये होती है कि वो डायरेक्ट सेलिंग को समझे, इंडस्ट्री को समझे, आपकी कंपनी को समझे, आपके कंपनी के कल्चर को समझे, आपकी कंपनी के एथिक्स को समझे, और आपकी कंपनी के मोडस ऑपरेंडी को, मतलब कंपनी इन द सेंस कि आपके बिजनेस के मोडस ऑपरेंडी को समझे, मींस उसके काम करने के तरीके को समझे। हमारी इंडस्ट्री का एक दुर्भाग्य ये है कि यहां पर क्विटिंग रेशियो ज्यादा है। हालांकि मेरा ये मानना है कि क्विटिंग रेशियो सब जगह होती है, लेकिन उछाले हम ज्यादा जाते हैं, लाइमलाइट में हम आते हैं, ऐसा पता नहीं क्यों है। लेकिन उसका एक रीजन तो ये है कि जब व्यक्ति कोई हमारे बिजनेस में साइन अप करता है, तो वो बड़े बड़े लीडर्स को देखता है। वो जब मीटिंग में जाता है, तो बड़ी बड़ी मीटिंग में जाता है, तो उसे दिखते हैं गर्ग साहब, उसे दिखते हैं लखविंदर जी, उसे दिखते हैं गुरप्रीत साहब, उसको दिखते हैं अशोक नारा जी, जिनके चेक्स बहुत बड़े बड़े हो गए, 12 महीने, 13 महीने, 14 महीने में, जिन्होंने BMW, मर्सिडीज, ऑडी जैसी गाड़ियां खरीद ली, जो 25-25 लाख की गाड़ियां चला रहे हैं, उन्हें ये लोग नजर आते हैं। तो एक फ्रेशर जब बिजनेस को बिल्ड करना शुरू करता है, तो एक परसेप्शन बनाकर शुरू करता है कि यार इसने अगर कर लिया तो मैं भी कर सकता हूं। लेकिन जब वो धरातल पर उतरता है और वो काम करना शुरू करता है और वो फील्ड पे जाना शुरू करता है, तो उसके साथ वो घटित नहीं होता जो उसने सोचा होता है। तो वो जो परसेप्शन मीट नहीं होती, तो उसे लगता है कि यार मैं तो नहीं कर पा रहा हूं, शायद मेरे अंदर कमी है, शायद ये लोग ब्लेस्ड हैं, शायद ये लोग स्पेशल हैं, शायद इनको बोलना आता होगा,
शायद भगवान की कृपा होगी, शायद इनकी किस्मत अच्छी होगी, इनके साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा। ना तो उसको नॉलेज मिलती है, ना तो वो इंडस्ट्री को समझता है, ना उसकी प्रणाली को समझता है, ना वो बिजनेस करने के तरीके को समझता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि उसके पास एजुकेशन का अभाव होता है, और वो ऐसा फील करना शुरू करता है कि शायद मैं पीछे रह जाऊंगा। और धीरे 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 करके उसको लगता है कि शायद इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन कहानी क्या थी, ऐसा क्यों हुआ? हुआ ऐसा इसलिए क्योंकि उसने उनको देखा और मन में कुछ बात बना ली। लेकिन जो अदर फैक्टर्स थे जो उसको जानने चाहिए थे, उसको समझना चाहिए था कि ये जो सीनियर्स हैं जिनको मैं सुन रहा हूं, ये तो आज भी सीख रहे हैं। ये वो लोग हैं, दे आर ईगर फॉर लर्निंग। ये पिछले 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल 10 साल से सीखते हुए आ रहे हैं। इन्होंने बहुत सीखा है, ये आज भी सीख रहे हैं, ये आज भी सीखना चाहते हैं। अब अगर मैं रेजिडेंशियल प्रोग्राम की बात करूं, तो जब गर्ग साहब जैसे जिनका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, तो जब वो ये बोलते हैं कि मैं चंडीगढ़ एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम में गया और वहां पर मैंने कुछ बातें सुनी, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बिजनेस करूंगा, तो मैं ये बात आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसमें मेरी कोई बढ़ाई हो रही है, नहीं, मैं अपनी बढ़ाई नहीं करना चाह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं सिस्टम की पावर। क्योंकि उसमें सिर्फ मेरा ही रोल नहीं था, बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। वो माहौल जो बना वहां पर, वो सभी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, तब जाके वो माहौल बना। उन 200-250 लोगों ने मुझे सुना, तो उनका कंट्रीब्यूशन भी है भैया, जिन्होंने सुना। तो वो माहौल सबने मिलकर बनाया। वो जो एक्साइटमेंट जुनून था, वो जो माहौल एक क्रिएट हुआ, जिसको देख कर गर्ग साहब को लगा कि यस, यहां पर मुझे काम करना चाहिए, तो वो सबने बनाया। लेकिन जब गर्ग साहब जैसे महान लीडर ये कहते हैं कि मुझे वहां से फर्क पड़ा और मैंने अपना डिसीजन लिया, तो हम लोगों को समझने की जरूरत यह है कि जब इतने एक्सपीरियंस लीडर को भी ये बात समझ में आती है कि एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम उन पे ये छाप छोड़ गया, तो हमारे लीडर्स पे, हमारे नए फ्रेशर्स पे वो क्या छाप छोड़ेगा। जब अशोक शर्मा जी हमारे एक लीडर हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं, वो आपको जूम पे आते भी आपने उनकी कहानी सुनी होगी, और जो लोग अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं वो बहुत जल्दी जूम पे आएंगे, तो आप सुनना कि कितने पढ़े लिखे हैं, और वो कॉर्पोरेट में जॉब करते थे, टीचर थे, और कितनी सैलरी थी, और सैलरी छोड़कर आए, बहुत वेल सेटल्ड है, सभी के सभी भाई सेटल्ड है, और अभी उन्होंने एक 25 लाख रुपए की गाड़ी भी खरीदी, बहुत गाड़ियां भी हैं उनके पास। जब एक ऐसा व्यक्ति ये कहता है कि सर मैंने चंडीगढ़ में एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम देखा, और जब मैं बाहर निकला तो मैंने ये कहा कि अब मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा, तो आप आज मेरी बात सुने या ना सुने, आपको समझ आए या ना आए, लेकिन इस बात के ऊपर आपको तवज्जो देनी पड़ेगी कि जब इतने एस्टेब्लिश और इतने सेटल्ड लोग ये कह रहे हैं कि हम भी कहीं ना कहीं इस तरीके के प्रोग्राम का प्रोडक्ट हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि भैया एजुकेशन क्या करती है, रेजिडेंशियल प्रोग्राम क्या कर सकता है हमारे लिए। मैंने हमेशा आपको बोला कि पिछले 17 साल में मैं ये समझा कि बहुत सारी चीजें होती हैं, सिस्टम बहुत सारी चीजों से मिलकर बनता है, जिसमें 1-to-1 भी होते हैं, ग्रुप मीटिंग्स भी होती हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशंस भी होते हैं, जिसे हमने न्यू स्टार्टअप नाम दिया हुआ है, बड़े बड़े सेमिनार्स इवेंट्स भी होते हैं। लेकिन अगर इन सबसे ऊपर किसी चीज को रखूंगा तो मैं रेजिडेंशियल रखूंगा, क्योंकि रेजिडेंशियल वो चीज है जहां पर सब होता है, जहां पर एक रिलेशन बिल्डिंग भी होगी, जहां पर विजन भी डेवलप होगा, जहां माहौल भी होगा, जहां एजुकेशन भी होगा, जहां जहां एंजॉयमेंट भी होगा, एक ही छत के नीचे 2 दिन सब होता है। तो मैं इस चीज को सबसे ऊपर रखता हूं, और मैंने पिछले 17 साल में ऐसी कोई कंपनी नहीं देखी आज तक जो इस तरीके के इवेंट ना करती हो। जितने भी सक्सेसफुल इवेंट्स रहे हैं, सिस्टम्स रहे हैं, रेजिडेंशियल उनके सिस्टम का एक एटर्नल पार्ट रहा है और इंटेग्रल पार्ट रहा है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर हम बात रेजिडेंशियल प्रोग्राम की कर रहे हैं, वो बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 25 तारीख जो हमने डिस्काउंटेड कूपन्स दे रखे हैं उसकी लास्ट डेट है। उसके बाद अगले महीने में हमारे इस प्रोग्राम की सीरीज शुरू होने वाली है। तो आपको जिस समझनी पड़ेगी कि अगर इतने स्ट्रेस रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स पे दिया जा रहा है, तो ये क्यों दिया जा रहा है। दूसरी चीज मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहूंगा कि देखिए, हम एज अ लीडर जब काम कर रहे हैं, मैं अब उन सभी लोगों से मेरी मुराद है जो आज स्टेट आइकन्स हैं, जो आज ब्रॉन्ज हैं, जो आज रीजनल आइकन्स हैं, जो आज एरिया आइकन्स हैं। आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, मैं मानता हूं अच्छा चल रहा है। आज आपकी टीम में 10 लोग हैं, आपकी टीम में 20 लोग हैं, आपकी टीम में 30 लोग हैं, 50 लोग हो सकते हैं, 100 लोग एक्टिव हो सकते हैं। आपके सीसी जनरेट हो रहे हैं, हो सकता है 2000 वीकली जनरेट हो रहे हो, 5000 जनरेट हो रहे हो, 10,000 जनरेट हो रहे हो। आपको सीसी जनरेट हो रहे हैं, आपका काम अच्छा चल रहा है। लेकिन आपकी टीम में 10, 20, 30, 40, 50, 100 जितने भी लोग एक्टिव हैं, जब आप उनकी तरफ नजर डालते हैं और जब आप ये देखते हैं कि वो किस एक्सपेक्टेशन से बिजनेस में आए हैं, तो आपको इतना तो फील होता होगा
कि जिस मकाम पे आज आप चल रहे हैं, मान लीजिए 5000 सीसी बिल्ड कर रहे हैं आप स्टेट आइकन बन गए पिछले 6 महीने में, लेकिन आपको ऐसा तो लगता होगा कि जो लोग आपके साथ साइन अप हुए पिछले महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में, 3 महीने में, 6 महीने में, उन लोगों को भी उतनी स्पीड के साथ उस रैंक पे आने की जरूरत है या आना चाहिए जिस रैंक पे आप पहुंचे हैं। ये तो आपको फील होता होगा, क्योंकि हमारा बिजनेस इमोशंस का बिजनेस है। हम लोग लोगों के साथ इमोशन से जुड़ते हैं साहब। हम लोग अपलाइन वो चीज है जो खुद भूखा रह के लोगों के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए काम करता है धूप के अंदर। ये इमोशन का बिजनेस है, दिल जुड़ता है। तो हम लोग लीडर्स लोग अपने लोगों के लिए मरते हैं। जब आप फील्ड पे मरते हैं तो 100% आप ये सोचते होंगे कि जिस रैंक पे मैं हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा खुशी आपको आपकी गाड़ी से नहीं मिलती, सबसे ज्यादा खुशी आपको आपके रैंक से नहीं मिलती, सबसे ज्यादा खुशी आपको आपकी अचीवमेंट से नहीं मिलती, आपको तब मिलती है जब आपकी टीम अचीव करती है। तो आप 100% इस बात को लेकर कंसर्न जरूर होते होंगे कि मेरी स्पीड, जितनी स्पीड मेरी टीम मेंटेन करे, वहां पहुंचे, उतनी तेज पहुंचे जितनी तेज मैं पहुंचा हूं। आपकी टीम भी ये सोच रही है, आपकी टीम भी ये सोच रही है। और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग आपकी मीटिंग्स में लास्ट वाली चेयर पे बैठे होते हैं, जिनको 2 महीने 3 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी वो ग्रुप आइकन है। आप 3 महीने में स्टेट आइकन कर गए, आप 6 महीने में ब्रॉन्ज कर गए, लेकिन वो 6 महीने में अभी हो सकता है ग्रुप आइकन हो, क्योंकि उनके लिए बिजनेस नया है। वो हो सकता है टीम आइकन हो, लेकिन वो लास्ट चेयर पे बैठे हुए हैं और वहां पर तालियां बजा रहे हैं आपके लिए, और वो वहां पर बैठ के ये सोच रहे हैं कि मेरी अपलाइन 6 महीने में अगर ब्रॉन्ज गई है तो मैं 6 महीने में ग्रुप आइकन क्यों हूं। वो समझना चाह रहे हैं, वो अपने आप के साथ लड़ रहे हैं, वो अंदर फाइट कर रहे हैं कि भाई अगर वो 6 महीने में वहां चले गए तो मेरे अंदर क्या कमी है। मैं भी तो ग्राउंड पे जा रहा हूं, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मेरी उतनी स्पीड जनरेट क्यों नहीं हो रही। तो मैं आपका ध्यान उन लोगों की तरफ दिलाना चाह रहा हूं जिन लोगों की तालियों से हमारे लिए माहौल, भी एज ए लीडर हमारे लिए माहौल बनता है कि हम बात कर पाए। ये वही लोग हैं जो हमारे लिए तालियां बजा रहे होते हैं, जो फील्ड में जाके स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उनकी सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेनी पड़ेगी, उनकी सक्सेस की, उनकी एजुकेशन का जिम्मा किसको लेना पड़ेगा। मैं बार बार एजुकेशन की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे बड़ी सफलता की जो जड़ है, सफल व्यक्ति कौन है साहब। सफल व्यक्ति वो व्यक्ति है जो सेल्फ एनालिसिस करना जानता है, जो अपनी गलती ढूंढना जान गया। इस दुनिया का सफलतम व्यक्ति वो है जो अपनी गलती को फाइंड आउट करना जान गया। क्योंकि हम अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं। आप सबको पता है कि डिस्ट्रीब्यूटर अंदर फाइट करता है, नेगेटिविटी से फाइट करता है, चैलेंजेस से फाइट करता है, रिजेक्शन से फाइट करता है, सबसे फाइट कर रहा है वो, लेकिन वो लड़ रहा है। उसको रैंक चाहिए, वो लड़ रहा है, लेकिन उसको अंदर ही अंदर ये चल रहा है कि यार मैं कहां कमी छोड़ रहा हूं, मैं कहां गलती कर रहा हूं, मेरे से क्या नहीं हो रहा। और मैं आपको पिछली बार जब हम मिले थे जयपुर में, तो लास्ट क्लोजिंग में मैंने आपको एक बात कही थी कि लीडर्स की एक सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि वो ये सोचते हैं कि हम अपनी टीम को खुद सिखा लेंगे। आप नहीं सिखा सकते, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली इम्पॉसिबल है। टैलेंटेड हैं आप टैलेंटेड हैं, लेकिन कहानी ये है कि आप उनके साथ फील्ड पे मेहनत करते हैं। हम जिनके साथ फील्ड पे मेहनत कर रहे होते हैं, जिनको रोज दिख रहे होते हैं, जिनके साथ उठ रहे होते हैं, बैठ रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, वो लोग हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। ये सच है भैया। शादियों में लड़ाई की वजह ये है कि पत्नी ये कहती कि तू मुझे जो प्यार पहले करता था वो आज नहीं करता, और पति कहता है जो तू रिस्पेक्ट पहले करती थी वो आज नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग गए। बने हुए गाने इस पे कि अगर आप रोज रोज कहीं जाकर बैठोगे तो इज्जत कम होने लग जाती है। तो आप टैलेंटेड हैं, बात आप भी वही बोलेंगे जो मैं बोलूंगा, लेकिन मैं क्योंकि थर्ड पार्टी हूं या कोई और थर्ड पार्टी है तो उसकी बात ज्यादा लग जाएगी। तो समझने वाली और समझदार लीडर ये है जो अपनी टीम को सरेंडर कर दे एजुकेशन के साथ, जो अपनी टीम को बिठाए ट्रेनिंग्स में, जो अपनी टीम को प्रमोट करे सिस्टम और खुद पीछे हो जाए, और अपनी टीम को ये मैसेज दे कि जैसे आज तुम सीख रहे हो वैसे मैं भी सीख रहा हूं। आपने बड़े बड़े संतों को अगर देखा होगा, मैं हिंदू धर्म की बात कर रहा हूं, बाकियों को मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर हिंदू धर्म में बड़े बड़े संतों को, संत तो आज खैर सारी दुनिया बनी घूमती है, लेकिन मैं बड़े बड़े का मतलब है जो अखाड़ों के संत हैं, जो जो हिंदुइज्म को जो जो जिनसे सीखते हैं लोग, जो बड़े बड़े संत हैं, महान संत, आपने देखा होगा कि उनके हाथ में से माला नहीं छूटती है कभी भी। वो कहीं बैठे आपसे बात भी कर रहे हैं तो माला चल रही है उनकी।
कभी नोटिस करना उनके हाथ में, अब माला छुपाई जाती है तो उनके हाथ में पोटली होती है जिसके अंदर उनकी लगातार माला चल रही है। वो कितने भी बड़े संत बन गए हो, वो श्री श्री 1008 बन गए हो, लेकिन उनके हाथ से माला नहीं छूट रही है। तो महानतम और बड़ा संत वो जिसके हाथ से माला नहीं छूट रही है, बड़ा नेटवर्कर वो जिसके हाथ से डायरी और पेन नहीं छूट रहा है, बड़ा लीडर वो जिसके हाथ से डायरी नहीं छूट रही है सीखने के लिए, बड़ा लीडर वो जिससे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं छूट रहे हैं, बड़ा लीडर वो बनेगा जिससे सिस्टम नहीं छूट रहा है, जिसने समर्पित किया, जिसने सरेंडर किया, जो अपनी इनोवेशन नहीं करना चाहता, जो जस्ट प्लग इन करना चाहता है, जिसके पास इतना टाइम नहीं है, जिसके पास इतना फोकस नहीं है कि मैं कुछ खुद अपना डेवलप करूं। वो ये कहता है कि ऑलरेडी कुछ डेवलप्ड है, जिसने इतने सारे लोगों को सक्सेसफुल बना दिया, तो वो इतना ही स्मार्ट इनफ टू फॉलो द सिस्टम। तो वो कहता है कि मैं अपनी टीम को प्लग इन करूं, बस मैं भी बैठ जाऊं उनके साथ। मैंने गुरतेज सर को बहुत क्लोजली वॉच किया जब वो एज ए नेटवर्कर काम करते थे, मैंने बहुत क्लोजली वॉच किया उनको। इतने बड़े लीडर थे। और अच्छा साहब, मैं आपको कुछ और बातें बता दूं, वो बात चल गई तो, क्योंकि मैं रह नहीं पाता हूं, मेरा प्यार उनके साथ ऐसा है। तो जब कुछ लोग वैसे, आई एम नॉट सपोज टू टॉक दीज थिंग्स, लेकिन फिर भी वो अंदर का खून है और उबल जाता है। बहुत सारे लोग आज उनके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। भैया, जिस कंपनी को वो छोड़ के आए हैं, उस कंपनी के सबसे बड़े अचीवर थे वो। उनकी ऑर्गेनाइजेशन का लेफ्ट राइट का बिजनेस कितना था, ये आज भी पूछ लीजिए। ऑल इंडिया टॉप अचीवर थे वो। और हाँ, आज बहुत सारे लोगों को क्लियर हो गया होगा, जो वो बातें तब करते थे तो लोगों को समझ नहीं आती थी, और आज 13-14 महीने के बाद जब कुछ लोग वो बातें कर रहे हैं, वही बातें जो उन्होंने बताई थी, आज वही जो 13-14 महीने के बाद बात हो रही है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर का डिसीजन सही था कि गलत था। आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जिनकी नेचर में वो चीजें करना होता है, वो कभी नहीं बदलते साहब, वो कभी नहीं बदलते। अभी हमारे साथ एक सर आए, और मुझे रिसेंटली, मेरी कभी उनके साथ मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन मुझे रिसेंटली उनके बारे में पता चला। सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूं, केडी सिंह सर। बहुत दिल की गहराइयों से आपका स्वागत है, आप हमारे परिवार का हिस्सा बने। और मुझे रिसेंटली पता चला कि आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो आप मेरे तो सीनियर हुए, और मुझे कोई आपत्ति नहीं इस बात को मानने में कि आपका तजुर्बा मेरे से ज्यादा है। तो जब वो कुछ बातें बोल रहे हैं, तो कुछ लोग उनके बारे में ये बोलते हैं कि ये इनको आज समझ में आई, ये आज ये बातें कर रहे हैं। तो मैं उनको जवाब दे दूं, और आप सभी को भी जवाब दे दूं कि भैया, दो तरीके के लोग होते हैं, दो तरीके के लोग। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था, तो कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे, कुछ लोग पाकिस्तान में ही रह गए थे। हिंदू भी और सिख भी मेरे भाई कुछ रह गए थे। आज उनसे जाकर पूछो, उनमें से कुछ हर साल आते हैं और कहते हैं कि हमें इंडिया की सिटीजनशिप दे दीजिए, हमारे हालात वहां बुरे हैं। विभीषण था, उसको पता था कि वो जहां रहता है वहां पर गलत काम होते हैं, लेकिन वो सहता रहा। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसको लगा कि बस अब नहीं सहूंगा, मैंने बहुत सह लिया, लेकिन अब नहीं सहूंगा। तो वो आया फिर भगवान राम के पास, और उसने कहा कि मुझे उनका साथ छोड़ना है। तो कुछ लोग होते हैं करेज वाले साहब, कुछ लोग होते हैं करेज वाले, जिनकी आत्मा ये कह देती है कि बस अब इससे ज्यादा नहीं, अब नहीं सहा जाएगा। तो ये वो हैं। आपकी नहीं जाग रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की भी नहीं जागेगी, जाग रही है भैया किसी की। तो ये वो हैं जो हिम्मत दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इनको पहले समझ में नहीं आता था, इसका मतलब ये है कि ये चांस दे रहे थे। जो पत्नी पति को छोड़ के 4 साल बाद जाती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि 3 साल से पति गलत कर रहा है। वो उसकी मार खा रही होती है, गालियां खा रही होती है, लेकिन वो कोशिश करती है घर बचाने का। लेकिन जब उसको समझ में आती है कि ये नहीं सुधरेगा, फाइनल डिसीजन वो लेती है उस चीज को छोड़ने का। तो समझने वाली बात यह है। तो जब सर ने डिसीजन लिया था, और सर ये कहते थे, और आज भी कुछ लोग आकर, कुछ लीडर्स ये कह रहे हैं कि यस ये हो रहा है, तो अब उन सभी लोगों के लिए मैसेज है जिनको हमने तब बताया था कि सर ने बहुत कुछ झेला है, वो बहुत कुछ झेल के आए हैं। आप क्या बात करोगे सर हमारी कंपनी की? जो जो प्रैक्टिसेस आपके वहां पे होती हैं, हमारे यहां नहीं होती हैं, नहीं होती हैं, और ना कभी होंगी। पिछले 13-14 महीने से जो कंपनी चली है, ये एथिक्स पे चली है, नहीं होती हैं। तो आप क्या बात करेंगे? यहां पर खून बहाया जाता है, इधर इधर करके कंपनी की ग्रोथ नहीं होती। बिजनेस से लेना देना नहीं है, यहां पर लोग इंपॉर्टेंट हैं।
बिजनेस के ऊपर बिजनेस नहीं सोचा जाता है। यहां पर लोगों के ऊपर लोगों को सोचा जाता है। आइडियोलॉजी में फर्क है साहब, विचारधारा में फर्क है। यहां पर मेहनत की जाती है, खून पसीना बहाया जाता है, पैसा बहाया जाता है। जो कंपनियां 4-4 साल बाद जो करती हैं, यहां पर वो पहले साल किया जाता है। 5-5 साल कंपनियां लीगल नहीं होती हैं, 5-5 साल कंपनियां परमिशन नहीं लेती हैं। यहां पर ऑल इंडिया की स्टेट्स की परमिशन एक ही बार में अप्लाई कर दी जाती है। क्या बात करेंगे साहब आप, क्या बात करेंगे? तो खैर छोड़िए, वो मेरा टॉपिक नहीं है। लेकिन क्योंकि खून में टीजीएस है, खून में न्यू वन ग्लोबल है, तो वो बाहर निकल आता है। और ऐसे लोगों को, जो आप कहते हैं हिंसा को रोकने का एक ही तरीका है, आर्मी का एक ही उसूल है साहब। वो कहते हैं कि हिंसा को रोकने का एक ही तरीका है कि डबल हिंसा की जाए। एक ही तरीका है, अगर एक गोली चलेगी उधर से तो 10 गोलियां चलाई जाए उसके जवाब में। तो हालांकि ये संस्कार नहीं है हमारे, हम अपने काम पे कर रहे हैं, हमारी वो विचारधारा है। हम इतने समझदार हैं कि हमें पता है कि भैया बैल को सामने से नहीं टकरना चाहिए, घोड़े को पीछे से नहीं टकरना चाहिए। बैल को सामने से टकरोगे तो सींग मारेगा, घोड़े को पीछे जाके खड़े हो जाएगा तो लात मारेगा, और इडियट को किसी भी दिशा में नहीं टकरना चाहिए। तो हम तो अवॉइड करके चलते हैं, हम अपना काम करते हैं, हमें वही करना है, इतनी समझ है हम में। लेकिन जब कोई इतना ही आ जाए तो फिर उसको जवाब देना पड़ता है, उसको ये बताना पड़ता है कि जबान हमारे पास भी है, शब्द हमारे पास भी है, और अगर हम बोलेंगे तो फिर नहीं सुन पाएंगे आप। खैर, तो मैं बता रहा था कि सफल व्यक्ति वो है जिसको ये समझ में आ जाए, गलती ढूंढ ले जो। अब गलती कैसे ढूंढेंगे आप ही ने की है तो आपको तो समझ में नहीं आएगी। तो आपको उस माहौल में जाना पड़ेगा जहां पर बताया जा रहा हो कि तरीका ये है, ऐसे किया जाएगा, आपको ऐसे काम करना चाहिए, आपको वैसे काम करना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा ये रेजिडेंशियल प्रोग्राम क्यों जरूरी है। हम अक्सर एक बात करते हैं कि टीम को माहौल में रखिए, माहौल में रखिए, माहौल में रखिए। और मैं हमेशा बोलता हूं कि एक लीडर 2, 4, 5, 10 लोगों को तो सपोर्ट दे सकता है, लेकिन 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग, 50 लोगों को कैसे दे सकता है? जैसे मान लीजिए एक घर होता है, इतना बड़ा घर होता है। अब घर का हर कोने में हम सफाई करने की कोशिश करते हैं, हर कोना चमकाते हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसा कोना रह जाता है जहां रोशनी नहीं पहुंच पाती, जहां हवा नहीं पहुंच पाती। कोई बेड का कोई किनारा, कोई अलमारी का नीचे का हिस्सा, कोई खिड़की का एक कोना। तो आपने नोटिस किया होगा कि जहां रोशनी नहीं जा रही, जहां पानी, हवा नहीं जा रही, जहां पानी नहीं जा पाया, तो वहां जहां अंधकार रह गया, वहां क्या होगा? वहां रोग पनपेंगे, वहां जीवाणु पनपेंगे, वहां नेगेटिविटी होगी, वहां से बीमारी फैलेगी। तो वो हिस्सा जो अनछुआ रह गया, अनटच्ड रह गया, जहां पर वो रोशनी, वो वो खाद पानी, वो हवा, वो नहीं गई, तो वो डेवलप नहीं होगा। आपके नेटवर्क का, आपके स्टेशंस का वो हिस्सा जहां पर आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो पाए, जहां पर आप एजुकेशन नहीं दे पाए, जहां पर आप जा नहीं पाए, जहां पर आप कनेक्टिविटी नहीं रख पाए, क्योंकि आप नहीं रख सकते, आप इंसान हैं। वो अनटच्ड एरिया, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो उस चीज के लिए प्यासे रह गए, जो उस चीज के लिए प्यासे रह गए, जो भूखे रह गए, जिनको एजुकेशन बचा सकती थी, जिनको माहौल, जिनकी खुराक माहौल थी, जिनकी खुराक एजुकेशन थी, वो नहीं पूरी हो पा रही, तो फिर वो कैसे पूरी होगी? उसको पूरा करने के लिए रेजिडेंशियल प्रोग्राम डिजाइन किए जाते हैं कि सबको इक्वल लाइट मिले, सबको ज्ञान की लाइट मिले, सबको रोशनी मिले, सब तक जाए वो। वहां जो आपको ट्रेनिंग डिलीवर होने वाली है वो मैंने नहीं बनाई है, वो सदियों से चलती आ रही है। वो बेसिक्स है इंडस्ट्री के, वो वही बेसिक्स है जो सिखाए जाने चाहिए। और एक और बात बता दूं मैं आपको, आज एक और चीज नोट कर लीजिए। ये जो बुद्धि है ना, बुद्धि, और ये जो मन है, मन, जो चेतना है, ये जो मन है और ये बुद्धि है, ये मशीन की तरह है। दे आर लाइक द मशीन्स। मशीन खराब हो जाए तो इट कैन बी रिपेयर्ड, बुद्धि खराब हो जाए इट कैन बी रिपेयर्ड, इसकी सर्विस की जा सकती है। मन खराब हो जाए सर्विस की जा सकती है। लेकिन जैसे मशीन की सर्विस करने के लिए पक्का मैकेनिक चाहिए, ऐसे बुद्धि की रिपेयरिंग करने के लिए सत्संग चाहिए। जैसे बिगड़ा हुआ व्यक्ति सत्संग में जाके सही हो जाता है, ऐसे एक ना समझ व्यक्ति ज्ञान के प्रकाश में जाकर ज्ञानी बन जाता है। बुद्धि की रिपेयरिंग की जा सकती है, बुद्धि को बदला जा सकता है, मन बदले जा सकते हैं, डाकू परिवर्तित हो जाते हैं, अंगुलीमाल परिवर्तित हो गया, आतंकवादी परिवर्तित हो जाते हैं।
इग्नोरेंट पीपल परिवर्तित हो जाते हैं ज्ञान के प्रकाश में जाके, लाइट में जाके, एजुकेशन में जाके। लेकिन ये दायित्व किसका है? ये दायित्व है, अच्छा, वी एज ए न्यू वन, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इस दुनिया में कुछ दुर्लभ चीजें हैं, जैसे कोहिनूर का पास होना दुर्लभ है। आप ये मानते हो कि नहीं मानते हो कि न्यू वन ग्लोबल एक कोहिनूर है? आप ये मानते हो कि नहीं मानते हो कि टीजीएस एक कोहिनूर है? तो जैसे कोहिनूर का मिलना दुर्लभ है, ऐसे न्यू वन ग्लोबल जैसी अपॉर्चुनिटी का मिलना दुर्लभ है। तो हमारी एज ए न्यू वंस क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये दायित्व लें कि एक एक व्यक्ति को न्यू वन ग्लोबल दिखाया जाए। हमारे कंधों पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक एक व्यक्ति को न्यू वन ग्लोबल जैसी अपॉर्चुनिटी को दिखाया जाए। तो जैसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि न्यू वन दिखाया जाए, वैसे उससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीजीएस के माध्यम से सिखाया जाए। उससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई व्यक्ति आ गया तो अब उसकी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें, वी विल हैव टू मेक श्योर कि हमारा एक एक डिस्ट्रीब्यूटर, ईच एंड एवरी डिस्ट्रीब्यूटर इज गेटिंग द नॉलेज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, इज गेटिंग द नॉलेज ऑफ न्यू वन ग्लोबल, इज गेटिंग द नॉलेज ऑफ कि कैसे काम करना है, ये इंडस्ट्री क्या है, क्यों करनी है। वो जो परसेप्शन देखकर एक व्यक्ति आ रहा है जिसके मन में ये सवाल है, जिसके मन में ये शंका है कि भाई मैं क्यों नहीं बन रहा, उसको उसके जवाब दिए जाएं। उसको ये बताया जाए कि कम महसूस करने की जरूरत नहीं है भाई। और एक चीज और सुन लीजिए, इस बिजनेस को दो तरीके से किया जाता है। मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, मैं सीधी बात करूंगा कि मेरी आदत नहीं है कि मैं ऐसे कवर करके आपको कुछ बताऊं। दो तरीके से किया जाता है कि या तो आपकी टीम में कोई दिग्गज लीडर आए और आपके बिजनेस को खींच के ले जाए, लेकिन वो तब आएगा जब आप ऑलरेडी दिग्गज हैं। जब आप ऑलरेडी दिग्गज हैं, लेकिन एक टीम आइकन या एक ग्रुप आइकन या आइकन जो कि फील्ड पे जाके स्ट्रगल कर रहा है, उसकी टीम में कोई 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए कमाने वाला नहीं आएगा उसके साथ। अब नहीं आएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अचीवर नहीं बनेगा। उसकी टीम में जो लोग हैं उन्हीं को 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए बनाना, कमाना सिखाना पड़ेगा। उन्हीं को सिखाना पड़ेगा। अगर वो नहीं आ रहे तो हम अपना कद वहां तक लेकर जाएंगे कि जब वो हमारे साथ आए। लेकिन अपना कद वहां तक लेकर जाने के लिए हमें अपने आप को एम्पावर करना पड़ेगा, हमें अपनी टीम को एम्पावर करना पड़ेगा, हमें उनको वो सब सिखाना पड़ेगा और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी पड़ेगी। कंपनी ले रही है साहब, सिस्टम ले रहा है, अब हमें लेनी पड़ेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे हम बेचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जैसे हम रैंक निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपना, जैसे हम टीम बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ऐसे टीम को सिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर चीज को बेचना पड़ता है। एक लड़का जब लड़की को जाके प्रपोज करता है तो खुद को बेचता है। एक बच्चा जब अपने माँ बाप को कहता है मुझे खिलौना लेना है तो अपने आइडिया को बेचता है। एक वकील बेचता है, एक सीए बेचता है। ऐसे हम भी जब प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं तो बेचते हैं। ऐसे ही हमें एजुकेशन, आज बड़े बड़े लोग ऑनलाइन पे, यूट्यूब पे अपने कोर्सेज बेचते हैं। 10,000 20,000 50,000 1 लाख के कोर्सेज बेचते हैं। तो आप भी बेचिए। मैं आपसे पूछता हूं कि कितने पैसे खर्च होंगे? एक साल में 4 क्वार्टर पे मान लीजिए कि रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है और 3-3.5 हजार रुपए की कॉस्ट आती है। मान लीजिए अब 4,000 पकड़ लो, 2-3 हजार रुपए खर्चे के भी लगा लो, जो लोग दूर से आएंगे 2,000-3,000 लगा लो, 6-7 हजार रुपए एक बार के एजुकेशन पे खर्च हो रहे हैं। तो साल में कितना खर्च हो गया? 24,000 25,000 30,000। 3 साल में एजुकेशन में कितना खर्च हुआ? 1 लाख। 3 साल में जो व्यक्ति अपनी टीम को रेजिडेंशियल प्रोग्राम में लाता है, 12 रेजिडेंशियल प्रोग्राम होंगे एटलीस्ट, अगर उसके एरिया की बात करें, वो जो लाता है। तो आप सोच सकते हो कि 3 साल में उसका सॉफ्टवेयर कहां चला जाएगा? कहां? साहब, क्लास का टॉपर वो नहीं बनता जो ज्यादा पढ़ता है। क्लास का टॉपर वो बनता है जो भले ही कम पढ़े लेकिन पढ़े हुए को सोचता ज्यादा रहे, जो हर वक्त पढ़ाई के माहौल में रहे, जो चाय भी पी रहा है तो उसके दिमाग में कैलकुलेशन चल रही हो, जो कहीं बैठा भी है तो जो पढ़ा हुआ है वो रिपीट कर रहा है। यानी कि जो सोचने के माहौल में है वो टॉपर बनता है, जो हर वक्त सोचने के माहौल में है। तो जो 12 प्रोग्राम अटेंड कर गया 3 साल में, अगर वो 12 प्रोग्राम रेजिडेंशियल अटेंड कर रहा है तो ना जाने कितने बड़े इवेंट
अटेंड करेगा, ना जाने कितने डोमेस्टिक टूर अटेंड करेगा, 2-4 फॉरेन टूर अटेंड कर लेगा। तो सोच के देखिए कि उसके दिमाग में अमीर आदमी अमीरी के सीड की वजह से होता है, बीज की वजह से। जिसके दिमाग में अमीरी का बीज डल गया, भूख पैदा हो गई पैसा कमाने की, उसको कोई नहीं रोक सकता। और इन एजुकेशन प्रोग्राम्स का मतलब यह है कि वो सीड डेवलप हो, वो सीड डेवलप हो। ये जितने बड़े लीडर्स हैं, कभी ना कभी इनके दिमाग में वो सीड अंकुरित हुआ था, वो बीज डला था, फिर इनको किसी ने नहीं रोका। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ लीडर बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। मेरी रिसेंटली बात हुई अशोक नारा जी से, और मेरे को जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उनकी टीम में अभी तक लगभग 225 पासिस की 225 पासिस की पेमेंट एडवांस इकट्ठी हो चुकी है, जिसमें से 140 पासिस की पेमेंट तो मुझे जयपुर में पकड़ा गए थे। 225 वो पेमेंट कह रहे हैं कि सुबह पकड़ लो मेरे से। 300 लोगों का टारगेट है उनका, और वो हर कॉल पे मुझे ये कह रहे हैं कि मैं कर दूंगा, ये मैं कर दूंगा, ये हो गया, ये कर दूंगा। ये मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि देयर आर लीडर्स हु आर वर्किंग ऑन दिस, देयर आर लीडर्स हु हैव टेकन इट सीरियसली। तो कुछ लोग हैं जो सीरियसली इसके ऊपर काम, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी कर नहीं रही है, मैं बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा कि आप करना नहीं चाहते, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक अगर सीरियस नहीं लिया तो कृपया करके इसको सीरियसली लीजिए, क्योंकि ये सीरियस है। दिस इज सीरियस मैटर, ये सीरियस है। ये सीरियस ना होता तो हम इसको डिजाइन ही ना करते। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि वहां जाते ही कुछ ऐसा चमत्कार होगा, जादू की छड़ी घूमेगी कि आपका रातों रात बिजनेस डेवलप हो जाएगा, डबल हो जाएगा। हो सकता है, देयर आर चांसेस। उसके बाद कुछ एक्टिविटीज होंगी, अगर आपने वो की तो होगा, लेकिन अगर वो नहीं भी होगा तो आपके लोगों की इम्यूनिटी बढ़ेगी। इम्यूनिटी समझते होंगे आप? इम्यूनिटी बढ़ेगी, लोगों से लड़ने की हिम्मत बढ़ेगी, विजन क्लियर होगा, पिक्चर क्लियर होगी, अंदर से मजबूती आएगी, अंदर से स्ट्रांग बनेंगे, रिटेन होंगे, जोर लगाने का मन करेगा, इच्छा करेगी कि फाइट करें। ये होगा। तो ये समझना है आपको। और अक्सर मैंने अपनी ट्रेनिंग्स में बहुत बार ये कहा कि हमारे बिजनेस में ये कम मैटर करता है कि जो किया जाना चाहिए था वो नहीं किया, कोई बात नहीं। जो किया जाना चाहिए था वो नहीं किया, कोई बात नहीं। जो नहीं किया जाना चाहिए अगर वो कर दिया तो उसका इलाज किसी के पास नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति नया साइन अप होता है, बिल्कुल नया नया साइन अप होता है, तो हम उसे बोलते हैं कि पहले 2 4 5 10 प्रेजेंटेशंस आप अपनी अपलाइन के साथ दीजिए। वो दिखाएंगे, आप नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आप फ्रेशर हैं, आपके पास जवाब नहीं होंगे। सामने वाला कुछ पूछेगा, आप नेगेटिव कर देंगे, वो दिमाग बंद करके बैठ जाएगा, फिर वो आपकी सीनियर की भी बात नहीं सुनेगा। तो जो नहीं किया जाना चाहिए था वो कर दिया, तो उसके बाद हल किसी के पास नहीं रहा। जो किया जाना चाहिए था उसको अगर थोड़ा डिले कर दिया और सीख के कर लिया तो चांसेस है बढ़िया हो जाए। तो जैसे ये कहा जाता है, इसका मतलब ये होता है कि किसी के अंदर वेग है, चार्ज अप है कि मैं आया हूं, नया नया बिजनेस में आया हूं और मुझे मुझे करना है। तो भैया, हो सकता है वो एक्शन कर रहा हो सकता है वो मेहनत कर रहा हो, लेकिन अंकुश ना लगा पा रहा हो, डिसिप्लिन ना हो। आर्मी होती है ना, आर्मी, फौज देश की, वो डिसिप्लिन है, इसी वजह से आर्मी है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब होता है कितना करना है कितना नहीं करना। ये कौन बताएगा? ये कैसे पता लगेगा? ये बताएंगे आपको एजुकेशन प्रोग्राम्स। ये सिखाएगी शिक्षा, ये सिखाएगा गुरु, ये गुरु सिखाएगा। और दूसरी बात, मैंने हमेशा आपको बोला, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते भी हैं, मिलते भी हैं, सिंपल सी डेफिनेशन है साहब। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ गुरु सिखाता है, गुरु मानना चाहिए, गुरु मानना चाहिए। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं गुरु किसको माने? एक आइडियोलॉजी पकड़ लो, सिंपल, आज समझ लो। अगर आपके पास कोई और फॉर्मूला तो उसके हिसाब से चल जाओ, चलो, अगर नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला ले लो। भैया, जिसकी बात सुन के, जिसको मिल के आपका चेहरा, चाल और चरित्र बदल जाए, वो गुरु बनाने के लायक है। मतलब कि जिसकी बात सुनी, चाल बदलने का मतलब है कि पॉजिटिविटी आ गई। पहले कंधे झुके हुए थे, अब कंधे ऐसे हो गए। रेजिडेंशियल प्रोग्राम के बाद अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देख लेना कि बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है कि नहीं होती है, एग्रेशन आता है कि नहीं आता, देख लेना। जब चेहरा बदल जाए, कि चेहरे पर चमक, लोगों को फेस करने की, आंखों में तेज, कि सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के बात करने की,
काबिलियत उसके अंदर डेवलप हो जाए, हौसला डेवलप हो जाए कि यस मैं ये बिजनेस करता हूं, मैं न्यू वन ग्लोबल इसलिए करता हूं। जब उसको ये बोलना आ जाए और जब चरित्र बदलने लग जाए, जब वो अपनी आदतें बदलने लग जाए उस व्यक्ति के हिसाब से, उस सिस्टम के हिसाब से, उस व्यक्ति को गुरु मान लीजिएगा। और कोई ना कोई जिंदगी में आपको ऐसा मिल जाएगा जिसकी वजह से आपका चेहरा चाल चरित्र चेंज हो जाए। लेकिन ये कभी फिर इस टॉपिक पे बात करेंगे। आज की बात है रेजिडेंशियल प्रोग्राम। 25 तारीख लास्ट डेट है डिस्काउंटेड कूपन्स की। जो चीज मिल रही है उसको अवेल कर लीजिए। मिल ही रहा है 500 रुपए का डिस्काउंट, तो भाई साहब क्यों छोड़ते हैं आप। एक एक व्यक्ति को पकड़ पकड़ के प्रोग्राम में बिठाइए। जीरकपुर का प्रोग्राम फिक्स हो चुका है, दिल्ली का फिक्स हो चुका है, आज लखनऊ का भी फिक्स हो गया। उदयपुर और चित्तौड़ में से चांसेस हैं कि हम चित्तौड़ में करेंगे, वो जल्दी आपको खबर मिल जाएगी। लेकिन ये मेक श्योर कीजिए कि आप अपने लोगों को वहां पर बिठा रहे हैं। और लास्ट में जाते जाते बातें तो आपसे बहुत करने वाली थी, एक चीज आपको और बता जाऊं। खाली पॉजिटिव रहने से बात नहीं बनेगी सर, आपको रियलिस्टिक रहना पड़ेगा। रियलिस्टिक का मतलब होता है यथार्थवादी इंसान। भगवत गीता रियलिस्टिक बनाती है इंसान को, इसलिए पढ़ते हैं वो कहते हैं कि खाली पॉजिटिव हो गए कि हाँ हमारी जिंदगी में सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, कर्म नहीं किया तो भगवान कृष्ण ने कहा कि कुछ नहीं होने वाला, प्रैक्टिकल बन जा। पॉजिटिव तो है, उसके साथ धनुष उठा, चल तीर चला। पॉजिटिव तो है, चल कर्म कर जाकर। तो यथार्थ यथार्थ मतलब रियल चीज क्या है, रियल एक्शन, एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, प्लानिंग क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, अगले 1 महीने क्या करना है, 3 महीने क्या करना है, किस चीज पे फोकस करना है, क्या टास्क देना है अपने लोगों को। क्योंकि बहुत सारे लीडर तो ऐसे ही उलझा कर रखते हैं टीम को कि अभी ये कर लो 10 दिन, फिर 10 दिन ये कर लो, फिर 10 दिन ये कर लो, फिर 10 दिन ये कर लो। बहुत सारे लोगों के तो ये सवाल क्लियर नहीं होते कि सर प्रोडक्ट पिच करके आए कि प्लान पिच करके आए। बहुत सारे मेरे भाइयों को तो ये पता नहीं चलता। तो कहां से मिलेंगे इन चीजों के जवाब आपको। इन चीजों के जवाब मिलेंगे इस तरीके के प्रोग्राम से। तो मैं जो आपको समझाता हूं बिना फिल्टर किए समझाता हूं, दिल से समझाता हूं, क्योंकि दर्द है अंदर। वो इतने सालों की स्ट्रगल का जो हम स्ट्रगल किया करते थे, स्टार्टिंग में 5 साल 6 साल जो जूते घिसवाए, जो घुटने चिलवाए, वो दर्द है कि आप लोगों को उस स्टेज से ना गुजरना पड़े। कि उस आप कम आउटपुट में, कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट निकाल जाओ, कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट निकाल जाओ। दीवार को सिर से मत तोड़ो, दीवार को जेसीबी से तोड़ लो। स्किल्ड होकर जाओ, फील्ड में जाओ तो ट्रेन होकर जाओ, एजुकेशन लेकर जाओ, कॉन्फिडेंस से भरे हुए जाओ। अंदर आग जल रही हो कि किसी से हाथ मिलाओ तो वो कहे क्या व्यक्ति मिला यार, इसके साथ तो वैसे ही जुड़ जाओ। ये हौसला कहां से आएगा, ये जुनून, ये कॉन्फिडेंस कौन देगा। ये जुनून देगा वो 2 दिन का प्रोग्राम जहां पर पागलों की तरह सीखेंगे हम। ये इनिशिएटिव क्यों लिया जा रहा है, ये आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, जंप लगवाने के लिए, आपके रैंक्स को, मशोबरा टारगेट में आपके लीडर्स को, अचीवर्स को बढ़ाने के लिए ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। हम जितना हमारे अंदर है वो सब दे देना चाहते हैं आपको। और एक कोटेशन मेरी मेरी बड़ी प्रिय कोटेशन है, मुझे बहुत पसंद है कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अराइव्स। जब विद्यार्थी रेडी होगा शिक्षक तो तभी आएगा साहब। क्योंकि शिक्षक अगर आ गया और विद्यार्थी रेडी नहीं है तो वो पीछे क्लासरूम के बेंच पे बैठे हुए गोले बनाएगा, वो सुनेगा नहीं। तो शिक्षक के आने का फायदा तब तक नहीं, और शिक्षक तक तब आएगा भी नहीं। और एक और चीज समझ लीजिए, संतों ने, जो बहुत बड़े बड़े संत हैं, उन्होंने एक बात बोली। उन्होंने कहा कि कोई अच्छा लग जाए, कोई मांगे, कोई अच्छा कर्म कर जाए तो उसको 2-3 चीजें दे देना या सब दे देना। उसको उसको दौलत दे देना, उसको राज्य दे देना, साम्राज्य दे देना, सब लुटा देना, सब। किसी का कर्म अच्छा लग जाए, पता लगे कि आप रास्ते से जा रहे थे तो वो बेचारा किसी गरीब की हेल्प कर रहा है, रोटी खिला रहा है, या किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उठा रहा है और आपका दिल आ गया, या उसने मांग लिया, तो कहते सारी दौलत दे देना, साम्राज्य के साम्राज्य लुटा देना, शोहरत लुटा देना। एक चीज मत देना, अपना मंत्र कभी मत देना। वो देना डिजर्विंग को, वो देना अधिकारी को, वो देना जो डिजर्व करता हो। जो व्यक्ति 3-3,500 रुपए खर्च करके रेजिडेंशियल प्रोग्राम में सीखने के लिए नहीं आ रहा, और जो आ रहा है,
तो कहीं ना कहीं तो फर्क होगा साहब। तो समय अब इजाजत नहीं दे रहा। रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स को प्रमोट कीजिए, इसमें आपकी सक्सेस का फॉर्मूला छुपा हुआ है। और मैंने जो बातें आपसे करी दिल से करी, और मैं अपना दिल खोल के आपको नहीं दिखा सकता हूं। ये कंपनी आपको नंबर 1 लेकर जाएगी। ये कंपनी हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी साहब। 10 साल में ये कंपनी नंबर 1 बनेगी। और जब मैं ये बात बोलता हूं तो मुझे पता है नंबर 1 बनने के लिए क्या टर्नओवर करना पड़ेगा। मैं पूरे होशो हवास में ये बात बोलता हूं, और मैं आपको ये बता रहा हूं कि 100% आपकी जिंदगी में परिवर्तन होगा। बस आप पकड़ के रखिए, आप पकड़ के रखिए। बिना फिल्टर किए हुए चीजें हम आपको देते हैं, बिना डिल्यूट किए हुए चीजें आपको देते हैं। बस आप संभालना सीखिए, बस आप पकड़ना सीखिए। रेजिडेंशियल पे पूरा जोर लगा दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत मेहनत करने वाले हैं, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी टीम को लेकर आने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूंगा, फिर मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। वी लव टीजीएस। We love TGS, sir. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। सच में एक बात कहूंगा कि आग और आ रही है, वो यही आ रही है, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम आरटीपी आरटीपी आरटीपी, बस यही दिख रहा है अभी। और जितने भी यहाँ पे दोस्त बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि सर 1-2 मिनट का टाइम है, आप प्लीज चैट बॉक्स को ओपन कीजिए मनप्रीत सर। मैं जानना चाहता हूँ, सभी दोस्तों से जानना चाहता हूँ कि आपके कितने कितने पर्सन जो हैं वो रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम पे आने के लिए तैयार है। आपने जो आपका टारगेट आपने अभी अभी लिया होगा सर की बातों को सुनने के बाद, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि सर जिस लहजे से बात कर रहे हैं ना दोस्तों, वो उनको पता है कि वहां जाके क्या माहौल होने वाला है। मैं भी लकी हूँ। मैंने सिर्फ एक बार मुझे लाइफ में मौका मिला है, जब से मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया हूँ, तो एक बार मुझे मौका मिला है रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने का। और वो वहाँ की जो बातें हैं ना, वो कई बार आज भी याद आ जाती हैं। सच में दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है वहां पे, क्योंकि रियल एजुकेशन जो है आपको, वो आपको वहीं पे जाके मिलेगी। तो जो डिजर्विंग है, आप उनको लेके जाइए। और जितने भी दोस्त मैसेज कर रहे हैं, मैं एक बार देखना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, कोई कह रहा है फिर 75, कोई बोल रहा है कि मेरे 25% जाएंगे, कोई बोल रहा है मेरे 10% जाएंगे, कोई बोल रहा है मेरे 2% जाएंगे, तो कुछ कह रहे हैं कि आई एम रेडी। तो मुझे पता है आप सभी रेडी हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर। आज का जो सेशन है आपका बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही वंडरफुल था। और एक सेकंड के लिए भी जो है हमारा जो हाउसफुल था, वो एक सेकंड के लिए भी कोई बंदा इसको छोड़ के नहीं गया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि सर आपको इतने करीब से मिलने का और सुनने का मौका मिलता है हर बार। थैंक यू वेरी मच। वी लव टीजीएस। सर मनप्रीत सर, प्लीज वाइंड अप कर दीजिए मीटिंग को। मिलते हैं दोस्तों कल नए लीडर के साथ।